स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बच्चों, आज हम लोग जानेंगे अध्याय 10 पाठ 10 गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन। अध्याय 8 तथा 9 में हमने वस्तुओं की गति के बारे में तथा बल को गति के कारक के रूप में अध्ययन किया है। हमने सीखा है कि किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। यदि आपको वस्तु को गति में लाना है तो उसको क्या करना पड़ता है? धक्का देना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे या उसको खींचना पड़ता है, ऐसा नहीं करेंगे तो वस्तु में गति उत्पन्न नहीं होगा। हम सदैव देखते हैं जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह पृथ्वी की ओर ही गिरती है। हम जानते हैं सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह कहाँ चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य के चारों तरफ। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों पर तथा चंद्रमा पर लगने वाला कोई बल अवश्य होना चाहिए। आइजैक न्यूटन इस तथ्य को समझ गए थे कि इन सभी के लिए एक ही बल उत्तरदायी है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। न्यूटन ने अंदाज़ा लगा लिया था, उन्होंने पता लगा लिया था कि सभी पिंड क्या हैं? सूर्य के चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करता है और उनमें क्या होता है? एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसके कारण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हाँ, जितना बड़ा पिंड होगा वह उतना ही अधिक गुरुत्वाकर्षण बल से दूसरी वस्तु को खींचेगा, लेकिन यदि उसका वजन कम है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी कम होगा। इस अध्याय में हम गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत वस्तुओं की गति पर विचार करेंगे। हम अध्ययन करेंगे कि किसी वस्तु का भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार परिवर्तित होता है। द्रवों में वस्तुओं के पलवन की शर्तों के बारे में भी हम विचार विमर्श करेंगे। पलवन मतलब क्या? उत्प्लावन। यानी कि जब किसी वस्तु को अगर हम लोग पानी में फेंकते हैं तो वह वस्तु क्या है? कुछ वस्तुएं तैरती है और कुछ वस्तुएं डूब जाती है। तो कुछ डूब जाती है यानी कि क्या? उसका उत्प्लावन बल उस पर कार्य नहीं करता है, लेकिन कुछ वस्तुएं तैरती है। इसका मतलब क्या है? वो उत्प्लावन बल उसमें काम करता है जिसके कारण वह तैरती है। गुरुत्वाकर्षण, हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ ऊंचाई तक ऊपर पहुंचती है और फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। कहते हैं कि जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब उन पर गिरा। सेब के गिरने की क्रिया ने न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सोचा यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो क्या यह चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती? क्या दोनों स्थितियों में वही बल लग रहा है? उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी है। उन्होंने तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता, वरन पृथ्वी को ओर गिरता रहता है। अतः वह अवश्य ही पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है, लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को पृथ्वी की ओर गिरते हुए नहीं देखते हैं। कह रहा है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी की गति करता है और जब किसी वस्तु को हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह क्या है? कुछ ऊंचाई तक जा करके फिर वापस कहाँ आता है? नीचे धरती पर आ जाता है। न्यूटन एक दिन बगीचे में सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे तो सेब उनके माथे पर गिरा। तो जब गिरा तो क्या हुआ? उनको एहसास हुआ कि आखिर वस्तु नीचे क्यों गिर रही है, वह ऊपर क्यों नहीं जा रही है। इसका मतलब है कि चंद्रमा भी पृथ्वी की ओर गिर रही है, लेकिन कोई बल कार्य कर रहा है जिसके कारण क्या है? वही एक सीधी रेखा में ना जाते हुए चंद्रमा बिल्कुल गोल गोल पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। आइए चंद्रमा की गति को समझने के लिए क्रियाकलाप 8.11 पर पुनः विचार करें। कह रहा है धागे का एक टुकड़ा लीजिए, इसके एक सिरे पर एक छोटा पत्थर बांधिए और धागे के दूसरे सिरे को पकड़िए और पत्थर को वृत्ताकार पथ में घुमाइए जैसा कि चित्र 10.1 में दिखाया गया। यानी पत्थर बांधना किसमें? धागा में, और उसको घुमाना है, इस तरह से घुमाना है। पत्थर की गति की दिशा को देखिए, वह धागे को छोड़िए, फिर से पत्थर की गति को दिशा को देखिए। तो क्या करेंगे? पत्थर को घुमा करके छोड़ेंगे तो वह क्या? कुछ दूरी तक जाएगा और फिर कहाँ आएगा? फिर तो धरती पर आ जाएगा। धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में गति करता है तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण सम्मिलित है, जिस बल के कारण यह त्वरण होता है तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है वह बल केंद्र की ओर लगता है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। कह रहा है
कि जब पत्थर को हम लोग गोल गोल ऐसे ज़ोर ज़ोर से रस्सी में बांध के घुमाएंगे और फेंक देंगे, यानी उसको फेंकेंगे तो क्या कुछ दूरी तक क्या जाएगा, वृत्ताकार घूमेगा, लेकिन स्वतः ही फिर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और इस बल को कह रहा है कि जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है वह बल केंद्र की ओर लगता है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि केंद्र की ओर, यानी कि वृत्ताकार पथ में गति करने वाले कोई वस्तु अपने केंद्र की ओर जो बल लगाती है उसे हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है। यह सरल रेखा वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होगी। अब कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण है। अभिकेंद्रीय बल के कारण क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ कौन घूम रहा है, चंद्रमा। अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। यदि ऐसा कोई बल ना होता तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा। यह देखा गया है कि गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है? यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते क्यों नहीं देख पाते। सेब भी पृथ्वी पर बल लगाता है, लेकिन क्या है, सेब का आकार छोटा है, जिसके कारण इसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, पृथ्वी की अपेक्षा कम है, जिसके कारण क्या, पृथ्वी इसको खींच लेती है, लेकिन ये पृथ्वी को नहीं खींच पाती। गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता होगा। गति का तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया सम और प्रतिकूल होती है, जिसके कारण क्या है, प्रत्येक वस्तु एक दूसरे पर बल लगाता है। लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान उपेक्षणीय है, इसलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते नहीं देखते। इसी तर्क का विस्तार यह जानने के लिए कीजिए कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। कह रहा है कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती, क्योंकि चंद्रमा का जो आकार है, उसका जो वजन है वह पृथ्वी से कम है, छोटा है, इसलिए वह क्या खींच नहीं पाते, उतना गुरुत्वाकर्षण बल उसके अंदर में नहीं है कि वह पृथ्वी को खींच पाए। हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहले की भांति तर्क करके हम कह सकते हैं कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच एक बल विद्यमान है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, बल्कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और इस बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। कह रहा है कि अगर दो वस्तु ए और बी है, अगर मान लिया जाए, तो क्या है, दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाती हैं, और यह क्या है, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती, और इसके दूरी के वर्ग यानी उनके बीच जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे ही हम लोग गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, अभी हम लोगों ने जाना कि प्रत्येक पिंड एक दूसरे को एक बल के द्वारा एक दूसरे को खींचना चाहती है, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, आइए हम लोग उसको जानते हैं। कह रहा है संसार का प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करता है, यह सच बात है। जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, और दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी अर्थात d का व्युत्क्रमानुपाती मतलब उसका उल्टा, जिसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। अगर यह मान लिया जाए कि एक वस्तु A है और दूसरी वस्तु B रखी हुई एक स्थान पर, और दोनों ही वस्तुएं, एक वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m1 है, और दूसरे का द्रव्यमान क्या है, m2 है, तब क्या है, दोनों ही वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित तो कर रही हैं, लेकिन उसके लिए एक नियम है। यदि आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहे शिक्षा से संबंधित और नए नए अपडेट। तो यहाँ हो क्या रहा है कि F यानी उसमें लगने वाला दोनों के बीच जो है क्या है, बल,
F समानुपाती दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल यानी m1 गुना m2। F समानुपाती क्या 1/d², अर्थात क्या व्युत्क्रमानुपाती किसका, d का व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रम माने क्या उल्टा, तो d कहाँ आ जाएगा, नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यदि समानुपात को हटाएंगे तो वहाँ पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक अर्थात g देंगे, यानी F बराबर g इंटू m1 इंटू m2 बटा में d²। यही सूत्र है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का।